अब ये वाले क्वेश्चंस थोड़े यार मुझे अच्छे लेवल के लगे, जो मुझे लगा कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस आई शुड डिस्कस। तो मैं साथ साथ में क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि ये डेटा टेक्स्ट पे है ही नहीं। तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, जो यार मुझे तो बहुत ट्रिकी लगा था। अब असर्शन रीजन क्वेश्चंस को ना बड़े ध्यान से करना होता है। उसमें ना क्या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को देख के ना कभी घबराओ मत। न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ना, न्यूमोटॉक्सिक याद। सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम थर्ड ईयर एमबीए स्टूडेंट। एंड यार आज की वीडियो एज प्रॉमिस्ड 12 अक्टूबर को वी हैव रिलीज्ड बायोएक्स सीरीज। अब ये बायोएक्स सीरीज का पहला लेक्चर होने वाला है, जहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। इस बायोएक्स का एक मोटिव है कि जो जो तुम्हारे चैप्टर हो चुके हैं, लाइक फॉर एग्जांपल द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ बायो, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। एंड उनके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। अगर तुम उन क्वेश्चंस को कर लेते हो ना यार, तो यू डोंट नीड टू गो टू द चैप्टर अगैन। मतलब अगर तुमने ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर तुमने ये सारे कर लिए एंड तुमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का सही आंसर कर दिया, तो कहीं ना कहीं यू हैव रिवाइज द होल चैप्टर विद मी। इस वीडियो के साथ साथ तुमने पूरे चैप्टर को ही रिवाइज कर लिया। तो इसके साथ ही इस वीडियो का यही मोटिव होगा कि तुम्हारा पूरा चैप्टर का रिविजन एंड जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बनते हैं इस चैप्टर के, उन्हें कवर करना। एंड इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, बीट इजी, मीडियम और हार्ड, सारे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू लाइक टेक अ नोटबुक विद योरसेल्फ। एक पेन लो और एक नोटबुक लो, एंड साथ साथ जैसे मैं क्वेश्चंस करता जाऊँ ना, वीडियो को पॉज कर देना जब क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को पढ़ना है ना आंसर करना। उसके बाद जब लाइक मैं सब कुछ डिस्कस कर लूँ, सारे क्वेश्चंस का आंसर बता दूँ, उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इसकी कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सारे मार्क्स लिख देने। एंड जिसके यार हाईएस्ट मार्क्स होंगे, मैं चाहता हूँ सब एकदम जेन्युइनिटी के साथ लिखो, कोई फेक मार्क्स मत लिखना, सब जेन्युइन मार्क्स अपने कमेंट बॉक्स में लिखना। एंड आई फील कि यार जितने तुम देखोगे कि यार तुम्हारे कितने मार्क्स आए, तुम्हें उतना अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग क्या होती है। इजी क्वेश्चन तुम्हें लग रहा होगा, वीडियो को पॉज करो, आंसर करो और फिर वापस से स्टार्ट कर देना वीडियो। अब देखो वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग होता है कि हम कितनी लाइक जो एयर है वापस अंदर ले सकते हैं आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, इसमें पहले तो टाइडल वॉल्यूम इंक्लूड होंगी। टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मली हमें जब नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम तो लेते हैं। इसके साथ साथ IRV दैट इज इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम भी इंक्लूड होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर की बात की गई है कि हमने सबसे ज़्यादा एयर लेनी है अंदर, तो IRV तो होगी बिकॉज दैट इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट वी इनटेक आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। एंड ERV तो होगी क्योंकि हमने एक्सपिरेट किया फोर्सफुली, तो उतनी तो हम एयर वापस लेंगे ही लेंगे। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, दैट इज IRV, ERV एंड TV। इसका आंसर हम फर्स्ट मार्क कर देंगे। तुम्हारा सही आंसर है तो उसे नोट डाउन करते रहो, आगे बढ़ते बढ़ते एंड में तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब यही एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हो ये तुम्हें बता रखा है, दैट इज वाइटल कैपेसिटी, दैट इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। इट इंक्लूड्स ERV, TV, IRV। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। टेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जब भी तुम्हारे पास इनकरेक्ट, करेक्ट या ओनली, एक्सेप्ट लिखा हो ना, उससे अंडरलाइन कर लो। जब भी तुम्हारा नीट का पेपर हो, मॉक टेस्ट हो, कुछ भी, उसे अंडरलाइन कर लो एंड फिर वापस से क्वेश्चन को पढ़ो। अब ऑप्शन हम पढ़ते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू एल्वियोलाई बाय ईच 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रिलीज होती है? 4 ml, और ऑक्सीजन कितनी होती है? 5 ml। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब आते हैं दूसरे पर कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज प्रेजेंट इन वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन इन RBC। अब देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम क्या होता है, हमें पता है कि CO2 प्लस H2O ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है, तो H2CO3 बना दैट इज H2CO3 बना देता है, एंड दैट इज विच ब्रेक्स डाउन इनटू व्हाट, दैट ब्रेक्स डाउन इनटू HCO3 माइनस प्लस H प्लस। ये इसमें ब्रेक डाउन करता है। एंड ये सारी रिएक्शंस कौन लाइक मीडिएट करता है? वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एंड जब तक वो ज़्यादा नहीं होगा तब तक ये रिएक्शंस नहीं होंगी सेल में। इसके बाद क्या आता है हमारा तीसरा, लाइक सेकंड ऑप्शन तो ठीक हो गया। तीसरा ऑप्शन है हाई PCO2 एंड लो O2 इन टिश्यूज हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड गाइस अगर तुम्हें गोल्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक चाहिए बायो का, जिसमें एकदम प्रीमियम क्वेश्चंस होंगे एंड नीट के लेवल के क्वेश्चंस होंगे, तो तुम्हें मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा बायोएक्स बैच। ये बैच हमारे सौरभ नीट ऐप पर अवेलेबल है एंड इसमें हाई क्वालिटी क्वेश्चंस है जिसमें कॉन्सेप्ट की डीप कवरेज होगी। एंड इसके साथ साथ PYQs है जिससे तुम्हारा बेस सॉलिड बनेगा। एंड इस क्वेश्चन बैंक में सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ ही तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाले जिससे तुम अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे एंड उन्हें स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात की, ये सारे क्वेश्चन टॉप फैकल्टी ने क्यूरेट किए, यानी तुम्हें एक्यूरेसी और क्वालिटी दोनों मिलने वाली है। एंड इस बैच का प्राइस सुनकर तुम और हैरान हो जाओगे क्योंकि इसका प्राइस सिर्फ 299 है फॉर द होल ईयर। तो अगर तुम एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हो और बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाना चाहते हो, तो अभी जाकर सौरभ नीट ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। एंड अगर तुम एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करो एंड ये ORG कोड यूज कर लेना एंड तुम वहां से एक्सेस कर पाओगे चीजों को। तो अभी जाकर बैच परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हाई CO2 टिश्यूज में होता है और लो O2 टिश्यूज में होता है। ठीक है, तो हाई CO2 अगर टिश्यूज में होगा तो ब्लड के अंदर जाने के लिए एक ग्रेडियंट तो मेंटेन हो गया, क्योंकि ब्लड में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें हाई CO2 है, लेकिन उसमें लो CO2 है, हाई O2 है। तो जो हाई CO2 टिश्यूज का है
वो CO2 जाएगा ब्लड में, और जो हाई O2 ब्लड का है वो जाएगा टिश्यूज़ में। तो ऐसे डिफ्यूजन हो जाएगा गैसेस का, और टिश्यूज़ के पास O2 पहुंच जाएगा एंड CO2 रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। तो 3 ऑप्शन ठीक हो गए। अब लास्ट वाला ऑप्शन गलत ही निकलेगा, पर पढ़ लेते हैं। CO2 इज कैरिड इन हीमोग्लोबिन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सही बात है क्या है? नहीं, सही बात नहीं है। वो कैरिड होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, नॉट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, दैट इज कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन होता है जो CO2 जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि द न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्ट्स एज अ स्विच ऑफ पॉइंट फॉर इंस्पिरेशन देयर बाय रेगुलेटिंग फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम। कैसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्ट करते हैं इंस्पिरेशन पर या फिर ऑन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, यही सही आंसर है या नहीं वो आगे देखेंगे। अब दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन ओनली। The third is first increasing and then reducing the duration of expiration, increasing the duration of expiration only। अगर तुमने NCERT ढंग से पढ़ी है तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर, अब इसको NCERT ने लिखा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसका आंसर फर्स्ट ही है वैसे तो। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, अगर तुम सोचते हो यार इंक्रीज़ करता है डिक्रीज़ करता है, तो यार एक तुम्हें चीज़ बताता हूँ। न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ना, न्यूमोटॉक्सिक याद कर लोगे। न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, टॉक्सिक की तरह उसे याद कर लिया। टॉक्सिक क्या करता है? कोई भी चीज़ है उसे कम कर देता है, प्यार होता है उसे भी कम कर देता है, जो भी चीज़ है उसे कम कर देता है। तो इसलिए हमारा आंसर इसका फर्स्ट होगा, दैट इज रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ लाइक इंस्पिरेशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर मैं नहीं करने वाला हूँ, इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में लिखोगे, अपने मार्क्स के साथ साथ इसका आंसर भी लिख देना। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है नॉर्मल इंस्पिरेशन इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द गिवन मसल्स। नॉर्मल इंस्पिरेशन हम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन किस किस मसल्स का होता है? किसी का रिलैक्सेशन होता है, किसी का कॉन्ट्रैक्शन होता है, किस किस का होता है जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं? एक होता है फोर्स्ड इंस्पिरेशन कि हम जोर लगा के कर रहे हैं, एक होता है नॉर्मल कि हाँ जो हम इनवॉलेंट्री हो जाता है हमारा इंस्पिरेशन, वो वाली बात पूछ रहा है। देखो डायफ्राम तो हर जगह इन्वॉल्व हो गई, ठीक है, तो डायफ्राम जहाँ पर नहीं है उस ऑप्शन को हटा दो। तो मैं साथ साथ में क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ। जहाँ पर डायफ्राम नहीं है उस ऑप्शन को हटा दो, तो जहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन नहीं है उसे हटा दो, तुम्हारा थर्ड ऑप्शन ऐसे ही निकल गया। एलिमिनेशन चीज़ सीखो तुम, क्वेश्चन करते टाइम एलिमिनेशन करना सीखो। तो जहाँ पर फर्स्ट नहीं है वो हट गया। इसके बाद यार मैं बता दो तुम्हें, अब्डोमिनालिस जो मसल है वो यूज़ होती है जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन करते हैं, मतलब तब यूज़ होती है अब्डोमिनालिस। वो एक्स्ट्रा लाइक मसल है, एसेसरी मसल है जो यूज़ होती है। अब जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है वो भी यूज़ होती है जब हम फोर्सफुल चीज़ करते हैं, कोई इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, तभी वो यूज़ होती है। तो हमारी 2 चीज़ें होती हैं, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जो यूज़ होती है व्हेन वी आर नॉर्मली एक्सपिरेटिंग। ठीक है, याद रखो जब नॉर्मल एक्सपिरेशन है तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। ठीक है, अब नॉर्मल का मतलब हम बार बार से चीज़ें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इट वाज डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जहाँ पर 1 और 2 है, 1 और 2 का है फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, और यहाँ पर NCERT का तुम पॉज करके पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज द क्यूमुलेटिव थिकनेस ऑफ 3 लेयर्स ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज। अब तुम में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे इन 2 ऑप्शंस में। ये 2 ऑप्शन तो तुमने एलिमिनेट करते होंगे, लेकिन इन 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे। मैं भी कंफ्यूज हुआ करता था कि भैया यार माइक्रोमीटर था या मिलीमीटर था, क्योंकि यहीं कंफ्यूज हो जाते बंदे, यहीं पर ही मार्क्स कट जाते मेरे। ऐसे यहाँ कई बार मार्क्स कटे। इसका आंसर देखो, अगर तुमने NCERT ढंग से पढ़ी है तो मैं NCERT की वो लाइन भी दिखा देता हूँ। NCERT ढंग से पढ़ी है, इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन 1 मिलीमीटर। माइक्रोमीटर मत लिख देना, तो माइक्रोमीटर सोच के टिक करके आ जाओ। तो इसका आंसर है सेकंड, दैट इज लेस देन 1 मिलीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन इज अबाउट। अब देखो तुम में से काफ़ी लोग क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि भैया रिमेन इन लंग्स लिखा हुआ है, इसका आंसर मैं कर देता हूँ 1200 ml। तुम में से कुछ लोगों ने किया भी होगा, 1200 ml कर दिया होगा। तुम में से बताना मुझे किस किसने किया है। दैट इज़ जो हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम है वो होती है 1200 ml। जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है वो लंग से निकलते ही नहीं है, तो वो होती है 1200 ml। लेकिन इसमें बोला है कि नॉर्मल एक्सपिरेशन, अगर हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेंगे तब जाकर रेजिडुअल वॉल्यूम बचेगी सिर्फ। अगर हम नॉर्मल एक्सपिरेशन करें तब कितनी वैल्यू बचती है वो बताना है तुम्हें। ठीक है, तो अब इसका आंसर करने से पहले मैं तुम्हें NCERT की थ्योरी दिखा देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। अब देखो, उससे बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। उसकी एक प्रॉपर टर्म है कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? दैट इज ERV प्लस RV। तो RV तो होगा ही होगा, ठीक है, नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो RV तो रहेगा ही रहेगा यार, तो मतलब 1200 ml तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ क्या रहेगा? ERV, एक्सपिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम। क्या होती है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी रिलीज लाइक आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेंगे तब जाकर वो रिलीज होगी, मतलब वो चीज़ अभी भी बची हुई है हमारे लंग में। तो 1200 और क्या होती है ERV की वैल्यू क्या होती है? याद करो,
1100 ml, 1000 से 1100, यहाँ पर हम 1100 के हिसाब से लेंगे तभी हमारा 2300 आंसर बनेगा। तो ये कुल मिलाकर बनाता है हमारा 2300 ml। तो इसका आंसर सेकंड हो गया। तो 1200 गलती से मार्क मत करके आ जाना, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो डायग्राम बेस्ड है। इसको देख के, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को देख के ना कभी घबराओ मत, ठीक है। इसको ना ध्यान से तुम्हें करना है। यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है लेकिन हटा देता हूँ। यहाँ पर तुम्हें ध्यान से चीज़ों को देखना है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है द फिगर शोज इवेंट्स हैपनिंग ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन फेज ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन को दिखाया गया है लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन सा क्या है। अब ऑप्शन पढ़ने से पहले यार ये देख लो कि कौन सा एक्सपिरेशन है कौन सा इंस्पिरेशन है। अब तुम अगर देखोगे ये चीज़, देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि जो डायफ्राम है यार, डायफ्राम देखो, ये एरो जो दिखा रखी है, डायफ्राम ऊपर जा रहा है। डायफ्राम ऊपर कब जाता है? जब लाइक वॉल्यूम कम हो रही होती है, जब हो रहा होता है एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन। अब डायफ्राम जो नीचे, ये वाली जो एरो दिखा रखी है यहाँ पर, वो दिखा रही है कि डायफ्राम नीचे जा रहा है, यानी इनहेलेशन हो रही है और लंग्स एक्सपैंड कर रही है। तो हम पहले से ही इसको ना ऑप्शन पढ़ने से पहले लिख दिया करो कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है डायग्राम से। ये हमारा है इनहेलेशन, इनहेलेशन है ये, और ये हमारा है एक्सहेलेशन। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, दिस इज इंस्पिरेशन और दिस इज एक्सपिरेशन, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इसके ऑप्शन। अब देखो ऑप्शन भी ना एग्जाम के टाइम पे तुम्हें बायो को 30 मिनट देने, लेकिन 30 मिनट कैसे देने ये समझना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30 मिनट अगर दे रहे तो अगर तुम पूरा ऑप्शन पढ़ोगे, पूरी चीज़ें पढ़ोगे, कुछ चीज़ों को तुम शॉर्टकट पे नहीं लेके जाओगे तो यार कुछ लोग को 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, उनको पूरा एकदम 45 मिनट्स 1 घंटा लग जाता है बायो में, जो उनको बाद में दिक्कत करता है। अब हम पढ़ते हैं पहला ऑप्शन क्या है। लाइक ऑप्शन में नीचे बताने कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, इन चीज़ों को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 1 बोल रहा है कि ए शोज इनहेलेशन फेज, ए तो एक्सहेलेशन है तो ए इनकरेक्ट हो गया। आगे पढ़ना ही नहीं है भाई, इस बात को ध्यान रखो, टाइम कैसे बचाना है वो समझो। ए को पढ़ना ही नहीं है, ए है हमारा एक्सहेलेशन है, ए गलत है। जहाँ पर ए करेक्ट दिया उसे हटाओ, इसको हटाओ, इस वाले ऑप्शन को हटाओ, इस वाले ऑप्शन को हटाओ, बच्चा हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन। अब सेकंड वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बी शोज एक्सहेलेशन। बस क्वेश्चन को बस इसके आगे नहीं पढ़ना है। अब सीधा ऑप्शन मार्क करो कि ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट, समझे। और ये पूरी लाइन अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने पूरी चीज़ समझाई दी तुम्हें। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अब असर्शन रीजन क्वेश्चंस को ना बड़े ध्यान से करना होता है। उसमें ना एक वर्ड लगाना अगर तुम शुरू कर दो ना, समझ जाओ कि अगर तुम बिकॉज वर्ड लगाकर अगर तुम जोड़ सकते हो उन 2 सेंटेंसेस को तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। Assertion is oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 has to be released from the cell। सही बात है, ऑक्सीजन को हमें प्रोवाइड करना होता है सेल को ताकि सेल काम कर सके, और CO2 रिलीज होता है। लेकिन CO2 रिलीज क्यों होता है उसका रीज़न तुम देखो यहाँ पर। रीज़न में क्या लिखा है? CO2 इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शंस इन सेल। सही बात है। अगर देखो कहीं ना अगर फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कुछ बन रहा है, ठीक है, फैक्ट्री में कुछ बन रहा है तो जो प्रोसेस हो रहा है उसका कुछ बाय प्रोडक्ट भी होगा, एंड बाय प्रोडक्ट निकलेगा, बाय प्रोडक्ट वेस्ट होगा, एंड यहाँ पर हमारा वेस्ट क्या है? CO2 है। तो इसलिए oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 has to be released from the cells because CO2 is produced as the result of catabolic reaction in a cell। तो इसलिए दोनों ठीक है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसका आंसर हमारा हो गया फर्स्ट, ठीक है। आई होप तुम सब वीडियो को पॉज करके आंसर फिर कर रहे होंगे क्योंकि मुझे सबके मार्क्स जानने हैं एंड में। अब बात है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर आर फाउंड इन रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप तुम सबको ये वाली चीज़ याद होगी। इस पूरी चीज़ को दिखाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ ये डायग्राम एनसीईआरटी का याद होगा, ये याद है तो यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, वो है कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस इज अ पैथोलॉजिकल हॉलमार्क ऑफ। अब पैथोलॉजिकल हॉलमार्क देख के डर मत जाना। अब पैथोलॉजिकल हॉलमार्क सही वही होता है जो माइक्रोस्कोप के अंडर स्लाइड को देखते हैं, हमें उस स्लाइड में क्या दिखा उसे हम पैथोलॉजिकल हॉलमार्क बोल रहे हैं। एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहाँ होता है? फाइब्रोसिस का मतलब वहाँ पर है फाइब्रोज हो रही है लंग्स, समझ रहे हो बात को। तो कहाँ पर होता है ये? एनसीईआरटी की लाइन तुम्हें दिखा दो कहाँ पर लिखा है ये। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में होता है ये। जब देखो स्टोन इंडस्ट्रीज़ हो गई या जो सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पर डस्ट बहुत प्रोड्यूस होता है। अब हमारी बॉडी की एक वो होता है थ्रेशोल्ड होता है यार, कहाँ तक हम सहन कर सकते हैं, कैपेसिटी होती है। अब उस कैपेसिटी के बाद ये लॉन्ग एक्सपोजर होता है, 20 साल हो गए 25 साल हो गए इंसान को वहाँ पर काम करते हुए। फिर क्या होता है, जो वहाँ के एलर्जेंस होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लंग्स में जाते हैं क्योंकि हमारी लंग्स के अंदर वो एंटर करेंगे और वहाँ पर वो रिएक्शन, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होता है। अब यहाँ पर फाइब्रोसिस तुम देखोगे लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है कि इन द एल्वेलाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब ऑक्सीजन कब कंबाइन करेगी हीमोग्लोबिन के साथ, कब उसको फेवर करेगी। तो अंडरलाइन कर लो फेवर को और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। अब फर्स्ट ऑप्शन है हाई PCO2 जहाँ पर हाई होगा, मतलब आगे पढ़ना ही नहीं अपने को। PCO2 जहाँ पर दिखा हाई उसको हटाओ,
लो PO2 इसको भी हटाओ, हमें तो हाई PO2 चाहिए, तभी तो फेवर करेगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन। लो टेम्परेचर ठीक है, हाई PCO2 इसे भी हटाओ। तो अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पर, वो है कि हाई PO2 ठीक है, लो PCO2 ठीक है, लो H+ कॉन्सेंट्रेशन और लोअर टेम्परेचर एकदम आइडियल कंडीशन है फॉर ऑक्सीहीमोग्लोबिन टू फॉर्म। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। एंड यही तुम सेम चीज़ NCERT में पढ़ोगे, इस पूरे पैराग्राफ में यही सेम चीज़ बता रहे हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है वो है कि ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बिलो विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स। अब देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन को ये भी बोल सकता था रेजिडुअल वॉल्यूम का काम क्या है या रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों होती है लंग्स में, लेकिन इसका थोड़ा फ्रेम या फॉर्मेट बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से दिखाया गया है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ लंग, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, नहीं, ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इट प्रेजेंट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल ब्रेथ, ये नहीं है, ये भी नहीं है। क्या होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है कितना हमारी लंग्स में बचा रहता है हमेशा, जब तुम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हो तब कितने लंग्स में बचा रहता है हमारे पास वॉल्यूम, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द डेलिकेट एयर सैक्स फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड अलाउज गैस एक्सचेंज टू अगर कंटिन्यूसली, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ एक्सपेल ड्यूरिंग फोर्सफुल कफ टू क्लियर एयरवेज, नहीं, कभी वो एक्सपेल होता ही नहीं है। और रही बात थर्ड ऑप्शन की, ये इसका आंसर है। एंड रेजिडुअल वॉल्यूम का काम ही यही होता है कि वो कोलैप्स करने से बचाता है हमारे लंग्स को, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है कि अब देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, लाइक इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो वीडियो को पॉज करके स्टार्ट कर सकते हो तुम करना, ठीक है। वीडियो पॉज कर ली, आई विल स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। अब देखो ये है कि असर्शन क्या है। असर्शन इज इवन आफ्टर अ मैक्सिमल फोर्स एक्सेलेशन द लंग्स डू नॉट फुली कोलैप्स एंड रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स, ठीक है। असर्शन ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रहती है, लंग्स फुली कोलैप्स नहीं करती है। रीजन यहाँ पर दे रखे थे, प्रेशर इन द स्पेस बिटवीन द लंग सर्फेस एंड द चेस्ट वॉल इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज नेगेटिव क्रिएटिंग अ सक्शन इफेक्ट दैट होल्ड्स द लंग ओपन। अब देखो हमारी लंग्स हैं, वहाँ पर प्लूरा होते हैं। प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ द लंग्स। जो आउटर कवरिंग होती है उसे बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, एंड जो अंदर की कवरिंग होती है उसे बोलते हैं विसरल प्लूरा। तो इन दोनों के बीच में यार एक स्पेस होता है, उसको इंट्रा प्लूरल स्पेस बोलते हैं। एंड उसके अंदर एक प्रेशर होता है, एक नेगेटिव प्रेशर होता है, जिसकी वजह से एक सक्शन इफेक्ट आता है एंड वो लंग्स को ओपन रखता है, एंड इसलिए हमारी लंग्स की स्टेबिलिटी आती है। तो ये सही बात है, एंड बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, एंड इसलिए आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये पूरा पैराग्राफ है, इसको भी एक बार पढ़ लेना, यू विल गेट टू नो कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब आता है एक और क्वेश्चन जो यार मुझे तो मेरा पर्सनल फेवरेट है यहाँ का, क्योंकि इसने यार दिमाग के यार घोड़े को दौड़ाया कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आई फील कि 30-35% लोग इसे ठीक कर पाएंगे, बाकी लोग यहाँ इधर उधर घूम जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन बोला है इसने ऑफ द फंडामेंटल मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। मोस्ट एक्यूरेट को अंडरलाइन करो एंड फंडामेंटल मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग को अंडरलाइन करो। अब धीरे धीरे नीचे से स्टार्ट करते हो ऑप्शन को पढ़ना। अब देखो जो हमारा ये है फोर्थ ऑप्शन है, एयर इज फोर्स्ड इनटू द लंग्स बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द थोरैसिक कैविटी इज कॉन्स्टेंटली हायर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ वॉल्यूम कम होगी। तो बाहर का अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो अंदर आएगा, लाइक तभी तो वॉल्यूम फ्लो होगा। अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तभी तो लोअर प्रेशर में चीज़ें आएंगी। अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो बाहर चीज़ें जाएंगी, अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो अंदर चीज़ें आएंगी। समझ रहे हो बात को। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा हाई नहीं होगा, इंस्पिरेशन के टाइम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा तभी इनफ्लो होगा। तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। अब आते थर्ड ऑप्शन पर। इट इज़ की ब्रीदिंग रिलाइज ऑन द थोरैसिक चेंबर बीइंग ओपन टू द आउटसाइड अलाउइंग प्रेशर टू इक्वलाइज ईजिली ड्यूरिंग द रिबकेज मूवमेंट। यार इसका ना कोई सेंस मुझे लग नहीं रहा इस पूरी सेंटेंस का ही। ब्रीदिंग रिलाइज ऑन द थोरैसिक चेंबर, यार ऐसा थोड़ी कि सिर्फ वो खुला है बस थोरैसिक चेंबर एंड उसकी वजह से आ रहा है। थोरैसिक चेंबर तो लाइक प्रॉपर एयर टाइट है, इट इज़ नॉट ओपन डायरेक्टली टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो इसलिए इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो तो गलत हो गया। अब आते सेकंड ऑप्शन पर, वो है कि द मूवमेंट ऑफ रिबकेज एंड डायफ्राम ऑल्टर्स द वॉल्यूम ऑफ एयर टाइट थोरैसिक कैविटी क्रिएटिंग प्रेशर चेंजेस द ड्राइव इनफ्लो। सही बात है यार, रिबकेज जब मूव करता है, इंटरकॉस्टल मसल्स जब मूव करती है, डायफ्राम जब मूव करता है, तभी जाकर एयर टाइट थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज होती है, प्रेशर चेंज होता है, ग्रेडियंट फॉर्म होता है और तभी जाकर लाइक एयर फ्लो एक्सचेंज होता है। तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन तो सही है, लेकिन हम फर्स्ट ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द लंग्स एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड ऑन देयर ओन ड्रॉइंग एयर इन एंड पुशिंग आउट ऑफ द सील्ड थोरैसिक चेंबर। यार लंग्स खुद थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती है, उसको तो डायफ्राम करवाता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स करवाती है। फोर्सफुल है तो एक इंटरनल भी होगी और अब्डोमिनलिस भी होगी। तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। तो यार ये ना थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी बच्चे गलत कर देते आई फील। तो अब इसके साथ साथ आते हमारे
फोर्थ क्वेश्चन पे, अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पॉज करो और फिर करना। देखो फर्स्ट जो है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दे रखे हैं। कॉलम 1 में जोन दे रखा है, कॉलम 2 उसके पार्ट्स एंड फंक्शन है। फर्स्ट है कंडक्टिंग जोन एंड दूसरा है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन हमारा क्या होता है? कंडक्टिंग जोन होता है कि जहाँ पर हमारा फ्रॉम द क्या होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द नोज लाइक नेजल पैसेज एंड टिल व्हाट, टिल द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, वहाँ तक होता है हमारा कंडक्टिंग जोन। एंड उसका काम क्या होता है? एयर को ह्यूमिडिफाई करना, बॉडी टेम्परेचर तक लाना एंड उसको कंडक्ट करना वहाँ तक, ठीक है। तो अब इसको यहाँ तक पढ़ते हैं। कॉलम 2 में क्या लिखा है? इंक्लूड्स ऑल पैसेजेस फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इट्स रोल्स टू ट्रांसपोर्ट, फिल्टर, वार्म एंड ह्यूमिडिफाई इनकमिंग एयर। तो हमारा ए का 2 है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक बड़ी तेज़ चीज़ की है उसने, एग्जामिनर ने, वो है कि जो ऑप्शन 2 है उसे ऊपर कर दिया और ऑप्शन 1 को नीचे कर दिया। तो काफ़ी लोग क्या करेंगे कि ए का आंसर 1 करेंगे और बी का आंसर 2 करेंगे, क्योंकि बी तो 2 ही बनेगा। देखो बी कंप्राइजेज द वॉल्यूम एल्वुलाई एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, सर्व्स एज द एक्चुअल साइट फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 विद द ब्लड। सही बात है, रेस्पिरेटरी जोन का यही काम होता है। तो इसमें ना कई बार क्वेश्चन में ना 1 और 2 ऊपर नीचे दे रखे होते हैं एंड कभी कभार आंसर ऐसे बच्चे गलत कर देते हैं। एंड देखो ऑप्शन भी ऐसे दिया होगा A1 और B2, A1 और B2, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? A2 और B1, ठीक है, A2 एंड B1, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड्स द बेस्ट मोस्ट एक्यूरेटली एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ चेस्ट। अब देखो चेस्ट का डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको सुनना। फर्स्ट है कि थोरैसिक कैविटी एंड द मीडियस्टिनम आर 2 डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम स्पेस दैट कंटेन्स हार्ट एंड लंग्स। नहीं, थोरैसिक कैविटी अलग होता है एंड मीडियस्टिनम अलग होता है। एंड वो क्या होता है? इसी क्वेश्चन में इसका आंसर है। अब पढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन को। द प्लूरल कैविटी इज द मेन सेंट्रल कॉम्पोनेंट ऑफ द चेस्ट कंटेनिंग हार्ट, ट्रैकिया एंड ईसोफेगस। नहीं यार, प्लूरल कैविटी क्या होती है? प्लूरल कैविटी तो यार हमारे लंग्स वाली चीज़ से एसोसिएटेड होती है, ठीक है। प्लूरल जो स्पेस होता है, प्लूरल कैविटी होती है, वो अलग होती है। अब जो हमारा डी ऑप्शन है वो है कि द हार्ट इज लोकेटेड विद इन द थोरैसिक कैविटी वाइल द ट्रेकिया एंड ईसोफेगस आर लोकेटेड इन द अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी में कब से आ गया यार ट्रेकिया और ईसोफेगस? वो तो थोरैसिक कैविटी में ही थे ना। तो इसलिए हमारा देखो फोर्थ ऑप्शन गया, हमारा फर्स्ट ऑप्शन गया एंड हमारा थर्ड ऑप्शन गया। अब सेकंड ऑप्शन को पढ़ते हैं। ईच लंग इज हाउस्ड विद इन अ सेपरेट प्लूरल कैविटी। हाँ ठीक है, अलग अलग उनके प्लूरल कैविटी होती है, उसमें होते हैं। एंड द सेंट्रल रीजन बिटवीन देम कंटेन्स द हार्ट इज कॉल्ड मीडियस्टिनम। ये प्रॉपर डेफिनेशन होती है मीडियस्टिनम की, समझ रहे हो? कि हमारा जो सेंट्रल रीजन है जो हार्ट कंटेन करता है उसको हम बोलते हैं मीडियस्टिनम। इसलिए इसका आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। तो गाइस अब इस क्वेश्चन पर आते हैं जो है कि थोरैसिक चेम्बर इज फॉर्म्ड। अब उस कैसे थोरैसिक चेम्बर फॉर्म होता है, ये चीज़ मुझे याद करने में बहुत डिफिकल्टी हुई थी, लेकिन तुम्हें मैं समझा देता हूँ। अब देखो अपनी चेस्ट को इमेजिन करो, ठीक है। अब अपनी चेस्ट को इमेजिन करोगे तो यू विल सी, ये चेस्ट है तुम्हारी। अब देखो डॉर्सल होता है पीछे की साइड, डॉर्सल हमारा पीछे की साइड है। तो तुम्हारी जो चेस्ट वाले या फिर तुम्हारे जो चेस्ट है या फिर जो पूरा थोरैसिक कैविटी है उसके पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। तो डॉर्सली क्या होगा हमारा? डॉर्सली हमारा होगा वर्टिब्रल कॉलम। समझ गए बात को? पीछे रीढ़ की हड्डी है, ये पूरा तुम्हारा चेम्बर है और पीछे रीढ़ की हड्डी है, तो वर्टिब्रल कॉलम हो गया। अब वेंट्रली, वेंट्रल होता है सामने, वेंट्रली काइंड ऑफ सामने हमारा डॉर्सल, और हमारा डॉर्सल है कि हमारे छाती वाली साइड डॉर्सल लाइक वेंट्रल है और पीछे जो हमारा बैक साइड है वो है डॉर्सल। समझे बात को? वेंट्रल डॉर्सल। तो वेंट्रली क्या है हमारे? वेंट्रली स्टर्नम है, जो तुम्हें स्टर्नम जो बोन दिख रही होगी या फिर फील हो रही होगी ऐसे टाइट टाइट, या फिर जो हार्ड हार्ड चीज़ फील हो रही है वो स्टर्नम है। तो वेंट्रली बाय स्टर्नम। लैटरली, अब लैटरल होता है लैटर इस साइड, लाइक लैटरली इस साइड। अब जो हमारी थोरैसिक कैविटी वो इस साइड यहाँ पर किससे बनी हुई है? वो बनी हुई है रिब केज से। यू विल फील द रिब्स हियर, तो रिब केज से बनी हुई है हमारी, लैटरली बाय रिब्स। एंड इन्फीरियरली, इन्फीरियर क्या होता है? डायफ्राम। वही तो ऊपर नीचे होता है, वही तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, तभी तो हमारी लंग्स लाइक वो होती है एयर से भरती है, एयर से डिवॉइड हो जाती है। तो इन्फीरियरली बाय डायफ्राम। तो ए का क्यू, बी का पी एंड सी का आर। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इनहेलेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय। इनहेलेशन कैसे होती है? अब इनहेलेशन तुम समझ रहे हो क्या होता है? मतलब सांस अंदर लेना, वो कैसे हो रहा है? अब इस बात को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल। रिलैक्सेशन होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है? कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, तभी तो डायफ्राम नीचे जाता है और लंग्स आराम से खुल पाती हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम रिलैक्सेशन, वापस से रिलैक्सेशन जहाँ वर्ड दिख गया उसे हटा दो यार, सेकंड ऑप्शन भी गया। थर्ड ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक स्टेटमेंट ठीक है। डिक्रीजिंग द थोरैसिक वॉल्यूम, थोरैसिक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पर डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी ना, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन भी गलत है। एंड तुम लास्ट ऑप्शन को पढ़ो, वो है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स इंक्रीजिंग द थोरैसिक वॉल्यूम, इसलिए हमारा आंसर हो गया फोर्थ। तुम में से ज़्यादातर लोगों ने आई गेस ठीक ही किया होगा ये वाला क्वेश्चन। एंड एनसीईआरटी की तुम लाइन पढ़ लेना, यहाँ पर पूरी चीज़ यहाँ पर लिख। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, वो है कि ब्रीदिंग रेट कब इंक्रीज होगा
विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज व्हेन। अब इसके 4 ऑप्शन है, ब्लड पीएच इज हाई, ब्लड एसिडिटी डिक्रीजेज, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इंक्रीजेज, हीमोग्लोबिन इज अनलोडेड। अब इसको तुम्हें देखकर डर तो लग गया होगा या फिर तुम्हें समझ तो आ गया होगा कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्योंकि ये एक्चुअली अलग है। मैं भी अपने नीट के बाद अभी देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, एंड मुझे कहीं वैसे क्वेश्चन मिला नहीं था। तो ये ब्रीदिंग रेट कब इंक्रीज़ होगा? अगर तुम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पर जाओगे तो तुम वहाँ पर तुम देखोगे कीमो सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर वो हाइड्रोजन आयंस, वो 2 चीज़ों से इफेक्ट होता था मेजरली, H+ और CO2, इन दोनों चीज़ों से इफेक्ट होता था। अगर ये इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तब क्या होगा, ब्रीदिंग रेट हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा, हम ज़्यादा जल्दी वेंटिलेट करने लग जाएंगे, ज़्यादा जल्दी रेस्पिरेट करने लग जाएंगे, ज़्यादा जल्दी हम ब्रीथ करने लग जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? अब ऑप्शंस पढ़ते हैं वापस से। ब्लड पीएच हाई है, ब्लड पीएच हाई मतलब हमारा H+ तो कम है, ब्लड पीएच हाई का मतलब हमारा H+ कम है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट तो होगा नहीं। दूसरा, ब्लड एसिडिटी डिक्रीजेज, यही बात तो होगी, ब्लड पीएच हाई तो ब्लड एसिडिटी डिक्रीज हो गई, तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। अब जो हमारा तीसरा ऑप्शन था, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इंक्रीजेस, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गई, तो इसका ही आंसर थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, CO2 और H+ से इफेक्ट होता था एंड किसी और चीज़ से इफेक्ट सिग्निफिकेंटली नहीं हुआ करता था। एंड हीमोग्लोबिन इज अनलोडेड, इसका कोई रेलेवेंस नहीं, ये ऑप्शन बस ऐसे ही डालने को डाल दिया, लेकिन इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंडिंग क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, ये बताओ। ऑप्शन तुम्हें बता रखे हैं एंड करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा है ये बताओ। अब देखो, पहला जो हमारा ऑप्शन है, जो स्टेटमेंट है वो कि ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन इन एन इरिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, पढ़ लेते हैं, बाद में तुम्हें बताता हूँ। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन को तुम्हें पढ़कर, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़कर कुछ तो गलत लगा ना, कि इरिवर्सिबल क्यों लिखा है यार, इरिवर्सिबल थोड़ी होगा। सोचो, अगर इरिवर्सिबल हो गया तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से हटेगी ही नहीं, टिश्यूज तक पहुंचेगी ही नहीं, तो इरिवर्सिबल तो हो ही नहीं सकता। मतलब जहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को सही बता रखा है उसे हटाओ, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब तुम देखोगे, अब ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन को जहाँ सही बता रखा है उसे हटाना है ना, मैं तो फर्स्ट गया, सेकंड गया और फोर्थ गया, इसका आंसर सीधा सीधा थर्ड ऑप्शन हो गया। लेकिन पढ़ लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट को, कि ये तो फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कंबाइन करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ, सही है। और तीसरा की बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, बाइंडिंग पार्शियल प्रेशर पर ही डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ज़्यादा बाइंडिंग होगी ऑक्सीजन की। ठीक है, एंड यहाँ पर तुम ही पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। एंड एक और क्वेश्चन एंड एक लास्ट क्वेश्चन इस पूरी सीरीज़ का, इस पूरी वीडियो का विल बी दिस, एंड आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू आंसर इट, लेकिन एक चैलेंज की तरह लो कि इसका आंसर तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस व्हाट % ऑफ हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 mm। अब ये तुम्हें डेटा तुम्हें कहीं टेक्स्ट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डेटा टेक्स्ट पे है ही नहीं, ये डेटा ग्राफ में दे रखा है। अब तुम ये ग्राफ देखो NCERT का, ये ग्राफ तुम्हें याद होगा, ब्रीदिंग ऑन एक्सचेंज ऑफ गैसेज में ग्राफ है। अब देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर 40 है और यहाँ पर ये सैचुरेशन दे रखी है तुम्हें हीमोग्लोबिन की, तो 40 पर तुम देखो, 40 है ना क्वेश्चन में, यहाँ पर तुमने 40 पढ़ा, यहाँ पर 40 लिखा, 40, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या सैचुरेशन है। 40 पर सैचुरेशन है ऑलमोस्ट 75, या फिर ऑलमोस्ट तो मान के चलो 75 के आसपास ही इसकी सैचुरेशन है, एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन 75 के आसपास है। ऑप्शन में 75 दे रखा है, हाँ 75 यहाँ पर दे रखा है। तो भी ना ऐसा एक काम करना है, यहाँ पर जो मेजर वैल्यूज जैसे 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100, इन सब की वैल्यूज़ याद कर लो कि कितनी सैचुरेशन है, क्योंकि यार NTA पूछ सकता है एंड आई डोंट थिंक यू शुड टेक दैट रिस्क, तो इसलिए इसको याद कर लो। बाकी यार जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताए, तुम्हें पढ़ाए, तुम्हें सॉल्व करवाए, अगर तुमने ये सारे क्वेश्चन यार ढंग से कर लिए, ये ढंग से तुमने समझ लिए, तो आई डोंट थिंक यू नीड टू गो टू दैट चैप्टर अगैन। एंड तुम बस समझ जाना कि अगर ये ज़्यादातर तुम्हारे ऑप्शंस ठीक है, आंसर्स ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ये चैप्टर आता है एंड यू डू नॉट नीड टू गो फर्दर इन दिस चैप्टर। एंड ये रिविजन के लिए अगर तुम ये क्वेश्चंस कर लो तो वही बहुत है। एंड हमारी बायोएक्स बैच को परचेज करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसमें और ऐसे क्वेश्चंस है जो तुम्हारी पूरी गोल्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को कवर कर देंगी, सारे उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है एंड काफ़ी ऐसी चीज़ें जो तुम्हारी हेल्प करेंगी। बाकी ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना एंड अपने मार्क्स भी साथ साथ बताना कितने तुमने मार्क्स स्कोर किए। एंड इस वीडियो को यही एंड करते हैं एंड अगली वीडियो जल्द आएगी। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।